हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर सब्जेक्ट के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। ये लघुत्तरी प्रश्न का पहला क्लास है। इसके पहले 4 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है लघुत्तरी का, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर है, सर्च इंजन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं आसानी तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो समस्त जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। इसके आगे दिया है, सर्च इंजन को अद्यतन मतलब होता है अपडेट करना, अद्यतन करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण है, सर्च इंजन के कुछ उदाहरण है, गूगल है, याहू, क्रोम आदि। प्रश्न संख्या दूसरा है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर के ज्ञान के लिए दोनों की अवधारणा को जानना आवश्यक है। पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की भांति होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे एवं नज़दीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट आते हैं। इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हैंड चलता है, ये बूंदें अक्षर बनाती जाती हैं। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में बदलकर उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंद दबाव से प्रिंट हैंड से कागज पर गिरती है तथा अक्षर या आकृति बन जाती है। इनसे छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी मंद होती है। ये प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं, इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। और जो इसी में दूसरा पूछा था, लेजर प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया है, लेजर प्रिंटर प्रिंट की आधुनिक प्रणाली होती है। ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। ये बिना किसी कागज पर छापते हैं। ये बिना किसी आवाज़ के कागज पर छापते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है। सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेजर प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की भांति होती है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेजर किरण परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती है तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु पैदा हो जाता है। इस प्रकार बेलन पर अक्षर उभार लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है, जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं। तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी अस्थायी नहीं होते हैं। कागज को थोड़ी गर्मी मिलते ही ये पिघलकर कागज पर अस्थायी रूप से चिपक जाते हैं। पाउडर यानी टोनर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक रूप में आते हैं। प्रश्न संख्या अगला है तीसरा,
लाइट पेन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था, देखिए। और अथवा करके एक और तरीके से पूछा है, लाइट पेन क्या है, ये 2019 और 22 में पूछा हुआ था। यानी लाइट पेन के बारे में 2019, 22 और 23 3 सालों में पूछा गया है। इसका उत्तर देखते हैं। लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। प्रश्न संख्या चौथा है, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती हैं? उत्तर, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ यानी अल्फा न्यूमेरिक की, यह कुंजी पटल का केंद्रीय भाग होता है जिसमें वर्णमाला के अक्षर ए से जेड या ए से जेड तथा अंकीय नंबर कैरेक्टर 90 से ए तथा अन्य कुछ कैरेक्टर जैसे क्वेश्चन मार्क, हैशटैग और ये डॉलर, एक्सप्लेनेशन मार्क, एंड, प्रतिशत, मीडियम कोष्टक, बड़ा कोष्टक और ये है माइनस का चिन्ह, प्लस का, और ये स्टार इत्यादि होते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों के अंतर्गत। इसके अलावा शिफ्ट, इंटर, बैक स्पेस, टैब, ESC, स्केप, इसको स्केप कहते हैं, आल्ट इत्यादि कुछ विशेष कुंजियाँ भी होती हैं अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों में। अगला प्रश्न है, MS वर्ड का परिचय दीजिए। ये प्रश्न 2018 और 23 में पूछा हुआ था। उत्तर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने एवं उन पर कार्य करने की मदद करता है। इसमें दिए गए फीचर की मदद से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। अथवा करके एक और तरीके से इसको पूछा जा सकता है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है इसका, कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेज के स्वरूप में इंफॉर्मेशन के संयोग को मल्टीमीडिया कहते हैं। वास्तव में मल्टीमीडिया कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोग है। मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषता इंटरएक्टिविटी है जो इसे मीडिया के परंपरागत स्वरूप जिसमें साउंड, ग्राफिक्स और टेक्स्ट का प्रयोग होता था से अलग करता है। उदाहरण स्वरूप न्यूज़ बुलेटिन का मल्टीमीडिया वर्जन। इसी में आगे दिया है, आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि आप जिस प्रकार का समाचार सुनना चाहते हैं उस पर माउस से क्लिक करके ब्रॉडकास्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और समाचार सुन सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मल्टीमीडिया एक लोकप्रिय टेक्नोलॉजी बन चुकी है और इसका प्रयोग न केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा है बल्कि एडवर्टाइजमेंट, कॉरपोरेट सेक्टर, सिनेमा, फैशन डिजाइन और शिक्षा के क्षेत्रों में भी हो रहा है। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को और समुन्नत बनाने के लिए साउंड, एनिमेशन और वीडियो के क्षेत्र में सतत शोध कार्य चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सौदारा समझाइए। ये प्रश्न 2018 और 23 में पूछा हुआ था। उत्तर है, किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक जरूरी है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाविहीन, शक्तिहीन यंत्र के समान होती है, क्योंकि इस स्थिति में यह तंत्र न तो प्रयोक्ता के निर्देशों को प्राप्त कर सकता है न ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है।
और न ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए, इसको चालू करने के चरण लिखिए, अथवा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हेडिंग लिखेंगे, इसमें दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह आंकड़ों को संगठित अथवा व्यवस्थित करने, गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, व्यावसायिक रिपोर्ट्स तैयार करने, वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा देता है। एक्सेल को चालू करने के चरण, पहला है स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, दूसरा है ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, तीसरा इसमें चरण में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। आप पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद चौथा पॉइंट में आप चौथे चरण में क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे अवस्थ एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा समझा जा सकता है। इसमें एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। अवस्थ एक एंटीवायरस होता है, उसको इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया बताया गया है। देखिए नीचे क्या दिया है, अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल अवस्थ एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अग्रानुसार है। पहले पार्ट में सबसे पहले सर्वप्रथम इंटरनेट की मदद से अवस्थ की ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। फिर दूसरे चरण में आपको सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ अवस्थ का सेटअप ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद आप तीसरे चरण में क्या करेंगे, आपके स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यूज़र नेम तथा लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। पांचवा है, इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें। अवस्थ एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वां है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है वर्कशीट पैकेज, दूसरा है डाटा पैकेज, और अथवा करके पूछ सकता है इसको, वर्कशीट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर दिया है वर्कशीट पैकेज। पहला है वर्कशीट पैकेज। इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकत्रित किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम वाइज सेट कर लिया जाता है तथा उनकी गणितीय गणना कार्य को सुविधापूर्वक किया जा सकता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है, जिसमें सामान्यतः 3 वर्कशीट होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम व इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 रो हो सकते हैं। दूसरा है डाटाबेस पैकेज। डाटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयरों का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ज़रूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यक व्यवस्था की जाती है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों के द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा एवं ब्राउज़र द्वारा आंकड़ों विषयक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग विविध विंडोज़ में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि RAD टूल को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों से संबंधित कार्य शीघ्र रूप में संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, वेबसाइट क्या होती है। उत्तर,
वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकलन से होता है, जिसे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे प्रारंभ की फाइल या होम पेज कहते हैं। एक संस्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उनके वेबसाइट को किस तरह प्राप्त किया जाए, उनके पते का होम पेज देते हैं। होम पेज से तुम्हें उसके समस्त अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए IBM हेतु वेबसाइट के होम पेज का पता http://www.ibm.com के रूप में दिया जाता है। होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है। IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विंडोज़ एक्सप्लोरर पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर एवं फाइल मैनेजर प्रोग्राम की जगह विंडोज़ 95/98/ME में विंडोज़ एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल तथा व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज़ XP में विंडोज़ एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। MS-DOS का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जितने भी फुल फॉर्म है आप एक पास लिख के उसको तैयार कर लीजिएगा। अति लघुत्तरी में 1 या 2 जो फुल फॉर्म होता है वो पूछा जाता है हर साल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 इनपुट डिवाइसों के नाम लिखिए। उत्तर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल इन्हीं उपकरणों डिवाइसों से होता है और इन्हीं के माध्यम से वह कंप्यूटर से अपना कोई कार्य करता है। उदाहरण है जैसे कीबोर्ड, माउस इत्यादि। ये इनपुट डिवाइस हैं और आउटपुट डिवाइस जो हमको कंप्यूटर से सूचना मिलता है जिस भी उपकरण द्वारा, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। साइबर कानून क्या है? उत्तर, साइबर कानून साइबर लॉ भी कहलाता है। एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानून मुद्दों का, विशेष रूप से साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने हेतु किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की भांति कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनों क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारिता का समावेश है। संक्षेप में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयत्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? उत्तर, एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी 4 तरह की होती है। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, चौथा है स्टार टोपोलॉजी और तीसरा है स्टार टोपोलॉजी और चौथा है नेट टोपोलॉजी। उपयुक्त समस्त प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अलग अलग लाभ व हानियां हैं। इन टोपोलॉजी को आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी अथवा स्टार रिंग टोपोलॉजी इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। लॉग इन लॉग आउट क्या है? उत्तर, लॉगिन के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर लॉग आउट के बारे में। तो लॉगिन के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूज़र नेम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूज़र के रूप में लॉग ऑन हो जाते हैं।
जिसमें नए यूजर द्वारा पुनः लॉगिन किया जा सकता है। आप बेसिकली समझिए लॉगिन का मतलब होता है सिग्न अप करना, मतलब कि आप पहले से अकाउंट बनाए हैं उसको लॉगिन कर रहे हैं, मतलब उसको खोल रहे हैं, उसी को लॉगिन कहते हैं। लॉग आउट मतलब जो खुला हुआ आपका जो कोई भी अकाउंट होता है उसको बंद करने को लॉग आउट कहते हैं। तो देखिए लॉग आउट में क्या लिखा है, कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाती है। प्रश्न संख्या 18 है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर, मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों की अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की मदद से चलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रश्न संख्या 19 है, अपलोड का क्या अर्थ है? उत्तर, जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी, सूचना, आंकड़े का ग्राफ, टेक्स्ट, चलचित्र, वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण के देखने या सुरक्षित सेव करने के लिए नेट पर जाता है तो इस प्रकार को अपलोड कहा जाता है। इस प्रक्रिया को अपलोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। उत्तर, स्क्रॉल बार किसी विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साथ साधन है। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसी विंडो में दिए जाते हैं जिससे विंडो के छोटे आकार के कारण समस्त सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती। इसी में आगे दिया है, स्क्रॉल बार दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और एवं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए किया जाता है, जैसे ये ऊपर से नीचे ऐसे। और इसी प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं के दाएं या बाएं जाने हेतु किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतया क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषता संक्षेप में समझाइए। तो ये प्रश्न पहले रोम का फुल फॉर्म अति लघुत्री में आ चुका है, लेकिन इसकी विशेषता को उन्होंने नहीं पढ़ा था तो यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। इसका उत्तर दिया है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है, यह एक अस्थायी स्मृति होती है। दूसरा, रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह संग्रहित कर दिए जाते हैं। तीसरा है, रोम में संग्रहित निर्देश समूह यानी प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते। चौथा है, यह नॉन वोलेटाइल अर्थात अस्थायी होती है। और पांचवा है, विद्युत आपूर्ति बंद होने तथा अथवा कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। छठवां है, यह सेमीकंडक्टर चिप होती है। सातवां है, रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को अस्थायी होने के कारण रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। आठवां है, रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। और नौवां है, रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट कहा जाता है। आप ऐसे समझिए, जो रोम होता है वो अस्थायी मेमोरी होता है। इसका मतलब कि वो जैसे इंटरनल मेमोरी दिया रहता है जो मोबाइल में या कंप्यूटर में, उसको हम लोग रोम कहते हैं। एक रैम होता है, वो रीड ओनली मेमोरी होता है, वो
जैसे मोबाइल आता है 4 GB का, 6 GB रैम का, वो रैम होता है और उसमें इंटरनल मेमोरी 128 GB या 64 GB रहता है। या आप अलग से रोम को बढ़ा सकते हैं बाहरी चिप लगा के, या फिर जो पेन ड्राइव होता है वो भी रोम के तहत ही आता है, रोम के अंतर्गत ही पेन ड्राइव आता है, क्योंकि वो भी अस्थायी मेमोरी होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बचे हुए प्रश्न को हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट के राजन सीरीज का क्लासेस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी सब्जेक्ट का, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।